हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल हमने बताया कि किस प्रकार जो अंग्रेज हैं वो भारतीय जनता को यानी देसी शिक्षा की बजाय अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे। तो कल हमने ये बताया कि आपको कि मैकाले मिंट्स के अनुसार जो 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर भारतीयों को जो है पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी। तो उसी में है तो कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षाओं के लागू होने के बाद जो भारत में जो स्थानीय जो पाठशालाएं थी, ये प्राच्यवादी शिक्षा थी, जो भारतीय शिक्षा थी, उसका क्या हुआ। क्या आपको अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों के पहले यहाँ के बच्चे किस तरह पढ़ाए जाते थे या बच्चों को स्कूल में किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या कभी आपने सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं, और अगर स्कूल जाते थे तो वे ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? अगर जो स्कूल थे या बच्चे स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के आने के बाद उनका क्या हुआ? तो कह रहे हैं विलियम्स एंड एडम की रिपोर्ट, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया और कंपनी ने उन्हें देसी शिक्षा में स्कूल की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने रिपोर्ट में लिखा या पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये कह रहा है बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा क्या है? पाठशालाएं हैं। वे बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी। ये कह रहा है ये जो पाठशालाएं थी, जो स्कूल थे, जो संपन्न लोग जिनके पास धन था या अमीर लोग थे या जो कोई समुदाय था उस द्वारा चलाई जाती थी, क्योंकि इन पाठशालाओं में जो धन आता था वो जो संपन्न लोग या किसी विशेष समुदाय के जो लोग हैं इन पाठशालाओं को चलाने के लिए धन देते थे। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का जो तरीका था काफ़ी लचीला था। आप जिन चीज़ों को स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय पाठशालाओं में मौजूद थी। बच्चों की जो फीस है उस समय निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती। कह रहा पाठशाला के लिए कोई अलग से स्कूल की इमारत अलग से कोई नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, अर्थात बच्चे नीचे बैठते थे। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने या बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं था। सालाना इम्तिहान यानी तो परीक्षाएं और नियमित समय समय पर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव के नीचे ही चलती थी, तो कई गांव किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस से उनके माँ बाप की आमदनी तय होती थी। कह रहे जो बच्चों की फीस कैसे तय होती थी? उनकी माँ बाप की आमदनी। यदि किसी माँ बाप की आमदनी अच्छी है तो उससे ज़्यादा फीस ली जाती है। कोई माँ बाप गरीब था तो उससे कम फीस ली जाती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक थी, अर्थात लिखित शिक्षा नहीं थी। और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की ज़रूरत को देखते हुए गुरु तय करते थे। कह रहा है अब बच्चों को क्या पढ़ाना है इस बात को कौन तय करते थे? गुरु तय करते थे। कैसे? बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी के लिए एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया यानी भारतीय जो प्राचीन समय में भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार थी उसका वर्णन है ये। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। आवश्यकता अनुसार शिक्षा थी। कटाई और अनाज निकलने के बाद पाठशालाएं
दोबारा शुरू की जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकार के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। अब है नए दिनचर्या और नए नियम। तो पिछले उसमें हमने पढ़ा अब किस प्रकार जो है भारतीय जो शिक्षा जो बच्चों को दी जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के काज पर कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 में के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के लिए भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी ने एक नई दिनचर्या, एक नए नियमों और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। यानी कंपनी जो है, अंग्रेजी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, पाठशालाओं में सुधार करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने कई कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। पंडितों का क्या काम था? पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ की अध्ययन स्थितियों, वहाँ की जो अध्यापन कराया जाता है उनकी स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया था कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। विद्यार्थियों को प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की गई। बेटा जो आपके जो पेपर होते हैं आज वार्षिक, अर्धवार्षिक, ये अंग्रेजों के समय से शुरू हुए थे। विद्यार्थियों से कहा गया कि नियमित रूप से शुल्क दे, फीस दे, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाले पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी पाठशालाएं स्वतंत्र रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाले पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे, अर्थात वे पाठशालाएं धीरे धीरे बंद होने लगी। इस नए नियमों और दिनचर्याओं का एक नतीजा और यह भी हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी, समय के साथ उसे बदला जा सकता था। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल आना ज़रूरी था, जबकि भारतीय शिक्षा में कटाई के समय में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। जबकि उस समय गरीब बच्चों घर के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था तो उसे अनुशासनहीन माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता, ऐसा उस समय माना जाता था, जबकि उसकी मजबूरी नहीं देखा जाता था। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का तो पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।